नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी गेमर। आज हम देखेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रश्न आने वाले आपकी जो यूपी टेट एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक और चलते हैं अब हम प्रश्नों की ओर। ऐसे ही प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डी के टेलीग्राम ग्रुप साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी जो थी, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? चार विकल्प आपके सामने है, जेपी गिलफोर्ड, चार्ल्स स्पीयरमैन, थर्स्टन या हावर्ड गार्डनर। तो यहाँ पर बात की जाए चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे, इन्होंने बुद्धि के द्विकारक जो फैक्टर है, द्विकारक सिद्धांत है, उसका यहाँ पर प्रतिपादन इन्होंने किया है और इन्होंने बताया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक होता है सामान्य कारक और एक होता है विशिष्ट कारक। जो सामान्य कारक होता है उसे जी फैक्टर भी कहा जाता है, जनरल फैक्टर, तो शॉर्ट में उसे जी फैक्टर भी हम कहते हैं और ये हमारे सभी बौद्धिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा जो कारक उन्होंने बताया था विशिष्ट कारक, जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में उसको एस फैक्टर भी कहा जाता है, जो कि होता है विशिष्ट कौशल या योग्यताएं जो अलग अलग कार्यों में भिन्न होती है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो देखिए, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये जो प्रश्न हैं, दो प्रश्न ये अक्सर आपको पूछे जाते हैं। कभी पठन विकार पूछते हैं तो कभी लेखन विकार पूछते हैं। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? बोलने की में कठिनाई, गणना करने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई या सुनने में कठिनाई। तो यहाँ पर बात की जाए डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो एक लेखन संबंधित दोष है, लिखने की अक्षमता है, जहाँ व्यक्ति की लिखने की क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है। लिखने की जो क्षमता होती है वो अस्पष्ट होती है, अनियमित होती है, अक्षरों को बनाने में कठिनाई होती है। ये समस्याएं जो है डिस्ग्राफिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सी विकल्प के साथ में हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है, जब बच्चे किसी कार्य को करते हुए स्वयं से बात करते हैं, जैसे मुझे इस टुकड़े को यहाँ रखना चाहिए, तो यह वाइगोत्स्की इसे क्या मानते हैं? यहाँ पर अहम केंद्रित भाषण, पियाजे के अनुसार निजी भाषण, सामाजिक संपर्क या चुनौती का कार्य। तो देखिए, यहाँ पर जब बच्चा स्वयं से बातें करता है कोई काम करते हुए, तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये बच्चे का निजी भाषण है, मतलब एक प्राइवेट स्पीच है। तो यहाँ पर जब बच्चा कुछ कार्य करते हुए अपने विचारों को विनिमित करने हेतु ऐसा करता है, तो यहाँ पर इसे कहेंगे निजी भाषण। जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी छात्र की बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए शिक्षक किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जब किसी छात्र की हमें बौद्धिक क्षमता का पता करना हो, तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण, तो यहाँ पर हम बौद्धिक क्षमता को जानने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर इसके लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं बुद्धि परीक्षण। जो होता है ये यहाँ पर बौद्धिक क्षमता और समस्या समाधान के कौशल को मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगमता से बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को बच्चों को केवल उनके आईक्यू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
या बच्चों को समृद्ध और विविध शैक्षिक वातावरण प्रदान करना चाहिए, या डी है बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए, जब हम बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुगमता से बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम सुगमता से तभी बढ़ा पाएंगे जब हम बच्चे को विविध प्रकार के, समृद्ध प्रकार के शैक्षिक वातावरण जब प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा, जहाँ पर बच्चों को समृद्ध और विविध शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सीखने की शैलियां प्रदान करती है, उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, वह किससे प्रभावित है? तो यहाँ पर बात की जाए, जब शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए विभिन्न अलग अलग प्रकार की शैलियां प्रदान करती है, और उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं, हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकता हो सकती है सीखने में, तो उन सभी को वो पूरा भी करती है। तो यहाँ पर शिक्षिका किससे प्रभावित है? बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो देखिए, यहाँ पर हर सिद्धांत की खूबी आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत किस चीज पर आधारित है। तो इन्हीं में से एक सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि जो बुद्धि है वो कोई इकाई नहीं, बल्कि अलग अलग या कई प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का एक समूह है, जहां पर शिक्षिका विभिन्न शैलियों का उपयोग करती है और मानती है कि छात्रों में अलग अलग बुद्धिमत्ताएं हैं और उन्हें सिखाने के लिए भी अलग अलग तरीकों की आवश्यकता है। तो शिक्षिका यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित होगी। अगला प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में एक वयस्क के द्वारा बच्चे को अस्थायी सहायता यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट प्रदान करना क्या कहलाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बनता ही है। तो यहाँ पर जब हम बात करें कि एक टेम्परेरी सपोर्ट की, अस्थायी सहायता की, उसे हम अनुकूलन कहते हैं, पाड़ या मचान कहते हैं, या आत्मसातीकरण कहते हैं, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, शिक्षण के अंदर एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर हम बच्चे को अस्थायी सपोर्ट देते हैं, है ना, उसे टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं। तो ये अस्थायी सहायता जो होती है, इसे इसके फोल्डिंग भी कहा जाता है, साथ में इसे पाड़ या मचान भी कहा जाता है। तो दोनों तीनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, ताकि किसी भी प्रकार से विकल्प आपके सामने रखा जाए, आप उसे क्लियर कर पाएं। आगे बात करते हैं, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्या है जो उन्हें अपने सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है? अब यहाँ पर हमारे सामने 4 अलग अलग प्रकार से विकल्प हैं, जिसमें रचनात्मक मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षण, या फिर है ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो देखिए, यहाँ पर हम शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के अच्छे तरीके की बात करें, जो उनको सीखने में मदद भी करता है। तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, ये एक ऐसा मूल्यांकन होता है जहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र किया जाता है। साथ में इसका जो उद्देश्य होता है, वो छात्रों शिक्षक दोनों को तत्काल फीडबैक भी यहाँ पर प्रदान करता है, ताकि सीखने की जो प्रोसेस होती है उसमें उसी समय पर सुधार हम किया जा सके। तो ए विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अब बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना है, बच्चों को केवल निष्क्रिय श्रोता बनाना है, बच्चों के अनुभव, विचार, सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को केवल ग्रेड और अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हर बच्चा, हर बालक जो है वो एक सक्रिय रूप से यहाँ पर भागीदार बने। तो बच्चों के जो अनुभव हैं, विचार हैं, उनकी सक्रिय भागीदारिता है, उसे यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना, ये महत्वपूर्ण इसमें बन जाता है। तो सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, किशोर अवस्था
के दौरान तनाव और तूफान की अवधि का वर्णन जो था वो किसने किया था? तो किशोरावस्था एक तूफान की अवस्था कहलाती है और ऐसा वर्णन करने वाले जो थे वो कौन थे? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड है या फिर स्टैनली हॉल है, एरिक्सन है? तो यहाँ पर स्टैनली हॉल जो हैं इन्होंने यहाँ पर बताया था, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जी स्टैनली हॉल। इन्होंने बताया था कि किशोर अवस्था जो होती है लगभग 12 से 18 वर्ष तक, ये अवस्था जो होती है तनाव और तूफान की अवधि यहाँ पर कहलाती है, ऐसा इन्होंने इसको वर्णित किया था। तो सी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि या फीडबैक का क्या महत्व है? तो अभी हमने इसके ऊपर बात की थी कि ये फीडबैक जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं? ये केवल शिक्षक की कमियों को उजागर करते हैं, सीखने की प्रक्रिया का अनावश्यक हिस्सा है, या फिर यह सीखने के अंतराल को पहचानने और उनमें सुधार करने की में मदद करता है, यह केवल योगात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाना चाहिए। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है अंतराल के दौरान पहचान करने में किया जाता है और ये सीखने में सुधार करने में मदद भी करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका तानाशाह, लीडर, औपचारिक प्राधिकारी या सुविधा प्रदाता? तो यहाँ पर कहेंगे सुविधा प्रदाता यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक जो है वो होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे प्रश्न लें अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा? उन्हें रटने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें केवल एक सही उत्तर देने के लिए कहना, उन्हें विभिन्न उत्तरों और विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें केवल उपलब्धि वाले प्रश्न सीखने के लिए कहना। तो यहाँ पर बच्चों में हम रचनात्मकता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें विभिन्न उत्तरों और विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, सी विकल्प। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ पर विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है प्रत्येक छात्र को गृह कार्य का एक ही सेट देना, या फिर है शिक्षक केवल धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, शिक्षक छात्रों की सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद को अनुकूलित करता है, डी है शिक्षक छात्रों के बीच उच्च प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक छात्रों की जो सीखने की आवश्यकता है उसके अनुरूप सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद को अनुकूलित करता है। सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक की योग्यता, विद्यालय की इमारत, बच्चे की तत्परता और प्रेरणा, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चों की जो तत्परता और प्रेरणा होगी, ये कारक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बन जाएगा सीखने को प्रभावित करने के लिए। तो सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी या शिक्षार्थी के लिए आवश्यक हस्तक्षेप क्या हो सकते हैं? अतिरिक्त समय उन्हें प्रदान करना, उसे कक्षा में अन्य छात्रों से अलग बैठाना, त्वरित गति से चुनौतीपूर्ण गतिविधियां प्रदान करना, या मंद गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर हम बात प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं और प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे होते हैं, हर चुनौती को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए त्वरित गति से चुनौतीपूर्ण गतिविधियां उन्हें प्रदान करना, ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को किस तरह की भूमिकाएं देना चाहिए? निष्क्रिय अनुकरणकर्ता की भूमिका, अनुशासक की भूमिका, सक्रिय अन्वेषक की भूमिका, या केवल श्रोता की भूमिका? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सक्रिय अन्वेषक यानी कि खोजी की भूमिका यहाँ पर निभाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर है। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है जो बच्चों को कैसे सीखा जाए में मदद करता है? तो सीखने के उस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात करें कि जो बच्चों को बताए सीखा कैसे जाए में मदद करे, तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स को याद करना, सामग्री को रटना, अधिगम के लिए रणनीति विकसित करना, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिगम के लिए रणनीति विकसित करना, मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अब देखिए ये जो प्रक्रिया होती है मेटाकॉग्निशन, ये बच्चों को ये समझने में मदद करती है कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। ये स्वनियमन और प्रभावी समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे देखिए बुद्धिलब्धि, आईक्यू की गणना का सूत्र जो है ये किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फ्रेड बिने, हावर्ड गार्डनर, डेविड वेल्चर या फिर विलियम स्टर्न। तो यहाँ पर विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू की अवधारणा और सूत्र का जो प्रतिपादन किया था, ये किया था। हालांकि इसका जो व्यापक उपयोग जो था वो बाद में बिने ने भी किया है, तो बिने का नाम भी इसमें यहाँ पर जोड़ जाता है, पर पहले यहाँ पर विलियम स्टर्न ने किया था और बाद में इसका उपयोग बिने और उनके सहयोगियों ने किया था। तो आप दोनों चीज़ों से कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमारा उत्तर अभी जो होगा वो होगा विलियम स्टर्न, और बाद में उपयोग करने वाले जो थे वो अल्फ्रेड बिने भी थे। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। बाल विकास में स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर स्कीमा शब्द का प्रयोग बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा। तो हमारा उत्तर होगा जीन पियाजे। यहाँ पर सी विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम को बढ़ावा देने का सबसे रचनात्मक यहाँ पर तरीका है? तो सबसे रचनात्मक तरीका की बात करें, गृह कार्य को याद करने पर बल देना, दंड और पुरस्कार का उपयोग करना, विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता देना, उन्हें गलतियां करने देना, उन्हें केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों के साथ में जोड़ना। तो देखिए हम बच्चों को अधिगम को बढ़ावा देने के रचनात्मक तरीके की बात कर रहे हैं, तो विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना, उन्हें गलतियां करने देना। तो निश्चित रूप से गलतियां जो होती है वो हमारे सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और जब तक बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, गलतियां करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सीखने में आगे बढ़ेंगे। आगे लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक कारक है? प्रशंसा, पुरस्कार, जिज्ञासा, रुचि, माता पिता का दबाव, शिक्षक द्वारा दिया गया ग्रेड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रेरणा का आंतरिक कारक होता है जिज्ञासा या रुचि। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि देखिए आंतरिक प्रेरणा जो होती है उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और आंतरिक प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी जिज्ञासा, अपनी रुचि, अपने आनंद के लिए करता है। वह पुरस्कार या बाहरी दबाव जैसे कारकों पर निर्भर नहीं करती है। आंतरिक प्रेरणा हमारे अंदर से उत्पन्न होती है जब हमें किसी चीज में जिज्ञासा हो या फिर रुचि हो। आगे देखिए कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पर छात्रों को सख्त नियम बताना और दंड देना, शिक्षक द्वारा कक्ष से बाहर निकल जाना, या फिर निम्न शिक्षक द्वारा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करना, केवल उन छात्रों को पुरस्कृत करना जो चुप रहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी अनुशासन तभी हो सकता है जब शिक्षक द्वारा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करना होता है। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का उद्देश्य छात्रों को पास या फेल करने के लिए रैंकिंग करना, छात्रों की तुलना करना, सीखने की प्रक्रिया के अंतराल की पहचान करना और सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, या केवल अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सीखने के अंतराल जो लर्निंग गैप्स हैं उनकी पहचान करना और सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए बच्चों में चिंतन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो चिंतन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तर्क का अभाव, जिज्ञासा और अन्वेषण, उच्च स्तर का अमूर्त तर्क, केवल कल्पना पर निर्भरता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चों में चिंतन प्रक्रिया जो होती है की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है जिज्ञासा और अन्वेषण। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जॉन डेवी या बी एफ स्किनर।
तो यहाँ पर जॉन डीवी जो है ये प्रगतिशील शिक्षा में अग्रणी थे और उनका एक मानना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रोसेस है जहाँ पर बच्चे को करके सीखना चाहिए और शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का कार्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य का कार्य क्या होता है? केवल शारीरिक बीमारियों का न होना, तनाव और चिंता का पूरी तरह से अभाव, समायोजन की क्षमता, भावनात्मक स्थिरता और आत्म मूल्यांकन या केवल उच्च बौद्धिक क्षमता होना। तो यहाँ पर देखिए मानसिक स्वास्थ्य हम तभी कह सकते हैं कि समायोजन की क्षमता हो, भावनात्मक स्थिरता हो और आत्म मूल्यांकन हो। सी विकल्प यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से दर्शाता है। आगे है मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होगा? केवल वंशानुक्रम, केवल पर्यावरण, वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच जटिल अंतरक्रिया या फिर है शिक्षा और प्रशिक्षण। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मानव व्यक्तित्व जो होता है वो डिसाइड होता है वंशानुक्रम के साथ साथ पर्यावरण के बीच जटिल अंतरक्रिया। तो जैसा हमारा वंशानुक्रम होगा, साथ में जिस प्रकार के हम वातावरण पर्यावरण में रहेंगे, उन दोनों का ही मिला जुला रूप जो है वो हमारा व्यक्तित्व जो है मानव विकास जो है वो निर्धारित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य की बात करें, नए सिद्धांतों का निर्माण करना, शोध पत्रों को प्रकाशित करना, विद्यालय की दैनिक समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करना, केवल पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे विद्यालय की जो दैनिक समस्याएं हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से हल करना हमारा उद्देश्य होगा। ऑप्शन सी। आगे लेते हैं 3D मॉडल या बुद्धि की संरचना का जो मॉडल है ये किसने दिया? तो यहाँ पर हम कहेंगे चार्ल्स स्पीयरमैन, जेपी गिलफोर्ड, हावर्ड गार्डनर, थॉमस गार्डनर। तो यहाँ पर 3D मॉडल जो है बुद्धि की संरचना का ये देने वाले जो थे वो थे जेपी गिलफोर्ड। ऑप्शन जो बी होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी एक 3D मॉडल जो था वो दिया था, जो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद नामक 3 आयामों पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।